नमस्कार बच्चों। एमपी बोर्ड ने आपके परीक्षा 2025 के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस के लिए है ना। यहाँ पर हम विषय गणित का जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, टोटल क्वेश्चन इसमें आएंगे 23 और प्रिंटेड पेजेस जो हैं ये 8 हैं। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये तो अभी क्या सैम्पल पेपर है तो इस सैम्पल पेपर के हिसाब से है, ठीक है। और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 25 के होंगे, ठीक है। निर्देश यहाँ पर देख लेते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक निर्धारित हैं, ठीक है। मतलब 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं उनके लिए क्या एक एक अंक निर्धारित हैं, है ना। प्रश्न 6 से 17, ठीक है, 6 से 17 उसके लिए कितने, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। और 18 से 20 तक जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो 18, 19, 20 मतलब 3 प्रश्न हो गए। तो 3 प्रश्नों के जो अंक हैं वो 3-3 अंक होंगे। उसके बाद है 21, 22, 23, ठीक है, मतलब 3 प्रश्न ये भी हो गए। इनके जो अंक हैं वो क्या होंगे, 4। तो ये 3 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके निर्देशांक है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला जो सैंपल पेपर है, ठीक है, हम 4 भागों में पूर्ण करेंगे। 4 भागों में इसका उत्तर देखेंगे। तो पहला भाग जो है उसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के भाग अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला भाग हो जाएगा हमारा। दूसरे भाग का वीडियो हम बनाएंगे प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक के लिए। और तीसरा जो वीडियो बनेगा हमारा प्रश्न क्रमांक 18 से 20 के लिए। और चौथा वीडियो हम बनाएंगे इसके लिए प्रश्न क्रमांक 21 से 23 के लिए। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, सैंपल पेपर जो है उसको अपन 4 भागों में डिवाइड करके हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें देखो 1 गुणित 6 मतलब क्या है कि 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो है निर्धारित अंक कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास है 12, 16, 20 का HCF है। तो HCF निकालना है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो 12 है इस 12 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंड निकाल के देख लीजिएगा आप, है ना। क्या है, 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 16, 16 के भी गुणनखंड अपन कर लेते हैं। 16 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना है, 20 है। 20 के गुणनखंड निकाल लेते हैं अपन। 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये जो 2 है, ठीक है, एक तो हमारे पास ये बन गया यहाँ पर कॉमन, और एक कॉमन ये आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास HCF होगा, HCF क्या होगा, 2 गुणित 2, तो क्या आ जाएगा, 4। तो जो हमारे पास सही उत्तर है वो क्या होगा, डी उत्तर जो है हमारा वो सही होगा, करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, रेखिक बहुपद की घात होती है। देखो बच्चों, रेखिक बहुपद की घात जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है ये। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी, है ना। और कोई अगर मान लो द्विघातीय बहुपद है तो उसकी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। और त्रिघातीय बहुपद की 3 होगी। तो इस प्रकार से रेखीय बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, डी है। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है, ठीक है। तो अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो ये हमारे पास जो आंसर है ए करेक्ट है। उसी प्रकार बच्चों परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अनंत हल या अंततः अनेक हल के लिए कंडीशन बताइए। तो अंततः अनेक हल के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। और कोई हल ना हो, ठीक है। 3 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं भैया। क्या होती हैं 3 प्रकार की स्थितियां, एक तो होती है कि एक हल हो, दूसरा क्या है, अनंत हल हो। अनंत हल हो मतलब एक के ऊपर एक रेखा, और कोई हल ना हो इसका मतलब क्या है, समांतर रेखाएं, पैरेलल रेखाएं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो कोई हल ना हो उसके लिए क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन ये जो है अनुपात c1 बटा c2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
प्रश्न क्रमांक जो है सॉरी भाग नंबर जो है हमारे पास पहले का चौथा क्या है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि, ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं, जब हमारे पास विविक्त कर जो है वो क्या हो, d की बराबर हो 0 की, विविक्त कर जो है वो d 0 के बराबर हो। विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ पर ध्यान देख लो, क्वेश्चन में दिख रहा है क्या हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो बच्चों तीन स्थितियां होती हैं, हमें अच्छे से मालूम है, मैंने बताई दिया आपको डी, ठीक है। तो ये जो डी है यदि ये 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, समीकरण के दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, दो भिन्न होंगे मतलब दोनों मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे अर्थात अलग अलग होंगे, ठीक है, और वास्तविक होंगे। डी अगर 0 के बराबर है तो दोनों मूल क्या होंगे भैया, वास्तविक होंगे लेकिन बराबर होंगे, ठीक है। और डी यदि 0 से छोटा है तो कोई भी मूल जो है वो वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों स्थितियां अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास AP -3, 1/2, 2 का 11वां पद है, अपने को किसका 11वां पद अपने को क्या करना है, निकालना है, 11वां पद ज्ञात करना है। अगला 5वां भाग है ना। चलिए तो अपन एक काम करते हैं, यहां पर देखो ये जो यहां पर हमारे पास है A1 बराबर क्या है भैया, -3, ठीक है। A2 हमारे पास है क्या, -1/2, करेक्ट है। यहां से अपन क्या करते हैं, सार्वांतर निकाल लेते हैं D, ठीक है। तो ये D बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस और यहाँ आ जाएगा -3, ठीक है। तो अब अपन इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा -1/2 + 3, सॉल्व करेंगे अपन, 3 के बटे में 1 अपने मन से मान लेते हैं अपन और एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 एकम 2, ये तो आ जाएगा नीचे, यहाँ पर जाएगा ये -1 और ये हो जाएगा भैया +6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 5/2, तो ये तो आ गया हमारे पास क्या, डी सार्वांतर, ठीक है। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है भैया, हमारे पास nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a + n-1 इंटू डी, ठीक है। मान रख देते n बराबर क्या है हमारे पास, यहाँ पर n बराबर है 11, तो ये हो जाएगा A11 इज इक्वल टू, a हमारे पास है -3, ये लिखा अपन ने -3 प्लस n मतलब 11 माइनस 1, डी कितना आया, 5/2 आया, ये लिख दिया अपन ने 5/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा -3 और ये 11 में से 1 गए बचे 10 को 2 से भाग देंगे अपन तो बचेगा 5, तो ये आ जाएगा प्लस का कितना भैया, प्लस का 5 × 5, ठीक है। ये 5 ये वाला और ये यहाँ पर से हल करा तो 5 × 5 = 25, ठीक है। तो हो जाएगा -3 + 25 इज इक्वल टू 22, तो ये 22 हमारा क्या है, आंसर है। देख लो कहाँ दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु P -7, और Q -2, -3 के बीच की दूरी है, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों ये जो हमारे पास है ये x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, PQ का जो फार्मूला है PQ वो क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, करेक्ट है। इस फार्मूले में मान रख देते हैं तो PQ इज इक्वल टू x2 क्या है, -2 है, ठीक है। ये ब्रैकेट में -2 माइनस x1 क्या है, -7 है, तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 7, ठीक है। अरे देखो ये -7 है, ठीक है, और -2 में से क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा अपने को, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस क्या हो गया, ये 7, ठीक है। ये स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -3 है, तो ये लिखा अपन ने -3, इसमें से माइनस करना है किसको, 7 को, y1 को, तो ये हो जाएगा 7,
ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ये हो गया हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू, देखो यहां पर ये हो जाएगा प्लस का 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास -7 -10 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये +-10 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे अपन, पी क्यू इज इक्वल टू, तो ये तो हो जाएगा बच्चों 25 प्लस 100 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, √125। अब √125 को अपन क्या करते हैं भैया, यहां पर से इसके पार्ट में तोड़ लेते हैं, इसको, इसका रूट हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 25 5 गुणित 5 है ना, 5 25 और 25 पंजे 125, ठीक है, ये हो गए, दो का जोड़े बन जाएंगे, तो ये 5 आ जाएगा बाहर और अंदर चला जाएगा ये, तो आंसर हमारा क्या होगा 5√5, कहाँ है 5√5, कहीं दिख रहा है, तो ए नंबर का जो आंसर है हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए बच्चों अपन प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, ये भी जो है 6 रिक्त स्थान दिए हैं हमारे पास, ठीक है, प्रत्येक 1 अंक का है, तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है प्रश्न, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, जहां पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, के लिए विविक्तकर होगा। देखो बच्चों, विविक्तकर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, d = b² - 4ac, ठीक है, AP के प्रथम n पदों का जो योग है वो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में अपन लिखते हैं 2a + n-1 × d, ठीक है, एक तो ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है n/2, ठीक है, a + l, जहां पर क्या है, a प्रथम पद है और l अंतिम पद है, ठीक है। सभी वृत्त जो है वो समरूप होते हैं, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, समरूप होते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा के, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं हम स्पर्श बिंदु, ठीक है, क्या कहते हैं अपन, स्पर्श बिंदु, ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जो योग होता है भैया वो क्या होता है, 1 होता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। सही जोड़ी बनाइए, अपन देख रहे हैं यहां पर प्रश्न क्रमांक 3, खंड अ और खंड ब दे रखे हैं हमारे पास, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बच्चों गोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ठीक है, तो आधे का क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो ये ई, तो ये हमारे पास क्या है, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ई होगा, ठीक है, ई। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होगा 2πrh, तो 2πrh कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारे पास, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, ठीक है। वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr², ठीक है, तो ये एफ, इसका आंसर हो गया एफ। और कॉट ए का जो मान है यहां पर देख लेते हैं क्या होता है, कॉट ए 1/10a, सी जो है इसका सही आंसर है। कोसेक स्क्वायर है 1 + cot² ए होता है, तो ये बी, आंसर हमारे पास बी। साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, तो ये ए, ठीक है, तो यहां पर से अपन क्या लिख देंगे, अपन उत्तर सही जोड़ियां क्या हो जाएंगी, पहले का ई, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का सी, पांचवे का बी और छठे का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखिए, ठीक है, तो समीकरण x - 2² + 1 = 2x - 3 एक द्विघातीय
द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पर देखो x माइनस, ये इसको अपन एक काम करते, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ पर अपन ने क्या करा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लगा के इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये 2x इधर आ जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा और ये माइनस का 3 आ जाएगा, इधर तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस के से 1 इज इक्वल टू 4। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अपने को अच्छे से मालूम है कि ऐसा कोई भी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो वह द्विघातीय समीकरण कहलाता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये तो एक द्विघात समीकरण है, जबकि प्रश्न में क्या बोल रहा है वो नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य। मतलब ये जो कथन कर रहा है, ये कथन कौन सा कर रहा है, ये असत्य कथन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं अपन, असत्य। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे भैया, एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का सार्वांतर है। ठीक है, सार्वांतर -2 है। ठीक है, तो देखो बाद वाली संख्या में से, बाद वाले पद में से पहले वाला पद को अपन क्या करते, घटा देते हैं। ठीक है, और जो भी उत्तर आता है वो क्या होता है, सार्वांतर होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन, ये एलसीएम लेते हैं अपन यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 और ऊपर 1 -3, तो हो जाएगा -2/2, तो हो जाएगा माइनस का 1। तो इसका सार्वांतर तो क्या आ रहा है, 1, जबकि ये क्या बोल रहा है कि सार्वांतर 2 है। इसका मतलब ये कथन गलत बता रहा है। ठीक है, ये जो कथन कर रहा है वो क्या है, गलत कर रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं अपन असत्य। अगला हमारे पास है सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये भैया असत्य है। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो है वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु जो है, समबाहु, समबाहु मतलब क्या, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, ऐसे जो त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जबकि समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो जरूरी नहीं है कि समरूप हो ही। ठीक है, बिंदुओं ए 3, -1 और बी 6, 4 का मध्य बिंदु 9, 3 है। ये अपन चेक कर लेते हैं इसका मध्य बिंदु 9, 3 है या नहीं है। तो बच्चों, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो यहां पर देखो x1 तो ये है हमारे पास 3 है और ये x2 है, ये y1 और ये y2। ठीक है, देख लेते हैं अपन हल करके। तो x1 3 + 6, ये लिखा मैंने 3 + 6, सॉरी 3 + 6/2 कॉमा y1 क्या है, -1 + 4/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 6 और 3 9, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 9/2 कॉमा ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 3/2। ठीक है, तो यहां पर देखो 9/2 3/2 है इसका मध्य बिंदु, जबकि ये क्या बोल रहा है कि 9,3 है। तो इसका मतलब है कि ये क्या बोल रहा है भैया, ये झूठ बोल रहा है। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक किसी घटना ई के लिए P ऑफ ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 - P ऑफ ई। ठीक, अच्छा ये ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो किसी घटना की प्रायिकता जो है वो यहां पर देख रहे हैं कि घटित ना होने की जो प्रायिकता है वो 1 - घटित होने की प्रायिकता। तो बिल्कुल सही है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, P ऑफ ई प्लस P ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो अब यहां पर ये दे रखा है तो ये P ऑफ ई इधर चला जाएगा तो 1 - हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये वाली जो कथन है ये क्या कहलाएगा, हमारा सत्य कहलाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांकों में एक अनुभाविक संबंध है जो कि निम्नलिखित है। क्या है, 3 माध्यक इज इक्वल टू बहुलक + 2 माध्य। तो ये कथन जो है सत्य है। ठीक है, ये जो संबंध है ये सत्य है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। क्या है, प्रत्येक का एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है,
कोण कोण अर्थात डबल ए समरूपता कसौटे लिखिए। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन? इन्हीं दो त्रिभुजों में यदि दो संगत कोण बराबर हो तो ऐसे दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। उसके बाद बिंदु P दूसरा वाला जो है P x1, y1 और Q x2, y2 के बीच की दूरी लिखिए। तो बीच की दूरी का सूत्र हमारे पास है क्या? PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल हाफ स्क्वायर, ये पूरा का पूरा रूट में ये हो गया। दृष्टि रेखा की परिभाषा दीजिए। तो देखो बच्चों, कोई भी प्रेक्षक, प्रेक्षक अर्थात क्या? कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? किसी वस्तु को, यहाँ पर कोई वस्तु है, उस वस्तु को क्या कर रहा है? वो देख रहा है। ठीक है, तो ये जो सरल रेखा होगी यही क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। ठीक है, किसी व्यक्ति अर्थात प्रेक्षक की आंख से वस्तु के बीच की सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। बहुत ही आसान सा है, याद होते हैं अपने को, थीटा बटा 360 चाप, चाप की लंबाई या चाप थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर, ये हमारे पास फार्मूला होता है इसका। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। तो अवनमन की कोण की परिभाषा भी वही है बच्चों। अगर मान लो कोई प्रेक्षक जो है, ठीक है, कुछ ऊंचाई पर हो, कहाँ? जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है? ये सरल रेखा है हमारे पास पृथ्वी की, ठीक है, या तल की। ये तल है, ठीक है, और तल पे क्या है? कोई वस्तु रखी हुई है, और ये कोई बहुमंजिला इमारत है। इस इमारत पे क्या है? कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, वह जो है इस वस्तु को देख रहा है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर जब भी अपन देखेंगे, है ना, तो ये वाला जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा भैया? अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो क्षैतिज से वस्तु को यदि नीचे की ओर देख रहे हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिख देते हैं अपन। अवनमन कोण की परिभाषा क्या? क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखने के लिए आंख को नीचे जितना घुमाना पड़ता है उस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक नंबर वाले जो प्रश्न थे, पूरे के पूरे 5 प्रश्न अपन ने यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, और प्रत्येक में 1 गुणित 6 अर्थात एक एक नंबर के 6 प्रश्न थे। और ऐसे ये कितने थे भैया? 5 प्रश्न थे। तो टोटल हमको 30 अंकों का हमने यहाँ पर क्या कर लिया है? अभी तक हल कर लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जब अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। कारण उसका ये है कि आगे में इसी प्रश्न पत्र के सैंपल पेपर के जो पार्ट हैं, 2nd, 3rd और 4th जो बनाऊं मैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।